तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपको अपने बोर्ड के माध्यम से जो बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी में जो आपको भिन्नता दिखाई जाती है, जो भिन्न होते हैं कि किसको उत्तर में क्या कहा जाता है और दक्षिण में क्या कहा जाता है, तो वो प्रश्न मैं आज आप लोग को करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो भी वीडियो आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी में जो हम लोग तुलना करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि उत्तर भारत का जो है आपके उत्तर भारत का जो आपका ध्रुपद है, उसको दक्षिण में क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे दोस्तों करवा रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो उसको उत्तर उत्तर भारत का जो ध्रुपद है, उत्तर भारतीय संगीत का जो ध्रुपद है, उसको दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो उसको दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब चलिए बताइए फटाफट। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि सवाल आपसे करना है और आपको कमेंट में जवाब देना है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं तो जवाब इसका दिया कीजिए, क्योंकि ये आपका समझिए एक तरह से बहुत जो रिवीजन जो करवा रहा हूँ, ये आपका फाइनल रिवीजन होने वाला है दोस्तों। क्योंकि और प्रश्न जो है वो तो बनते ही रहेंगे सेट से, लेकिन ये रिवीजन आप ऐसा मानिए कि यही फाइनल है और यही आपके लिए जो है एग्जाम है। तो आप ये ऐसा सोच के आप कमेंट कीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उत्तर में ध्रुपद कहा जाता है और दक्षिण में उसी ध्रुपद को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? पद्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? पद्म। उत्तर भारत के जो ध्रुपद होता है उसको हम दक्षिण भारत में पद्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या? पद्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। वैसे अगर बात कर ले दक्षिण भारत के पद्म की, यानी कि आप उत्तर भारत में देखेंगे तो ध्रुपद के कितने? चार भाग हैं। कौन कौन से होते हैं? अस्थाई होता है, अंतरा होता है, संचारी होता है और अभोग होता है। अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। जैसे कि ध्रुपद की हम बात कर ले, आपके ध्रुपद की, तो ध्रुपद में हो जाएगा आपका हो जाएगा अस्थाई, उसके बाद फिर हो जाएगा अंतरा, अस्थाई, अंतरा, संचारी, संचारी और आपका हो जाएगा अभोग। ठीक है, ये आपके हो गए ध्रुपद के। एक, दो, तीन और ये चार, ये आपके ध्रुपद के चार ये हो गए इसके चार प्रकार हो गए। ठीक है, और अगर आपसे जाओ ये क्या जो अभी कहे हम पदम, जिसको ध्रुपद को दक्षिण में क्या कहा जाता है? पदम कहा जाता है। ठीक है, पदम। तो पदम को दोस्तों, वो पदम जो है आपका पदम, वो उसको कितने प्रकार का दिखाया जाता है? तो दोस्तों उसमें जो आपके होते हैं, उसमें होते हैं तीन प्रकार के। उसमें कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका पल्लवी, दूसरा होता है आपका अनुपल्लवी, अनुपल्लवी। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? उसके बाद आपका तीसरा होता है चरणम। ठीक है, कौन सा होता है? चरणम। ये आपका होता है तीन। ठीक है, ये आपके होते हैं तीन। ये आपका हो गया पल्लवी, अनुपल्लवी, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। तो ये पदम हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत के बारे में जान गए कि ध्रुपद को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो दक्षिण संगीत में कहा जाता है पदम कहा जाता है। पदम के तीन भाग होते हैं उसमें, जैसे कि ध्रुपद में चार हुए, तो पदम के भी तीन होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो भाग हैं वो हमारे क्लियर हो गए। अब हम लोग को क्या देखना है? अब हम लोग को देखना है कि पदम में जो है दोस्तों, पदम जो है किसके साथ, जैसे कि आपको बताया जाता है कि चार ताल के साथ, चार ताल के साथ क्या होता है? ध्रुपद की संगत होती है। किसके साथ? चार ताल के साथ। तो पदम का किसके साथ संगत होता है? इसका भी तो किसी के साथ संगत होता होगा। तो वो पदम जो है वो आपके कौन से ताल? एक होता है दक्षिण में आपका त्रिपुट ताल, दक्षिण में आपका होता है त्रिपुट ताल। ठीक है, और दोस्तों चार ताल। जरूरी नहीं है कि आपका जो यहाँ जो जो यहाँ पे हो रहा है वही वहाँ पे भी हो। थोड़ा सा डिफरेंस है, यही डिफरेंस को तो हम लोग जानने आए हैं, यही डिफरेंस को तो क्लियर करने आए हैं हम लोग। ठीक है, तो पदम जो है आपके त्रिपुट और चार ताल में जो है आपके गाए बजाए जाते हैं और संगत इसकी पदम की होती है। त्रिपुट जो है दोस्तों, वहाँ के सात
मात्रा की ताल होती है, और 4 ताल जो हमारा है वो कितने मात्रा का होता है? तो 4 ताल हमारे 12 मात्रा की ताल होती है, ठीक है? तो यह सब जो है आपका क्लियर रखना है। चलिए अब बात करते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं हम ख़याल की, ठीक है? किसका? अब बात कर लेते हैं ख़याल का। हिंदुस्तानी संगीत में इसको क्या कहा जाता है? ख़याल कहा जाता है। लेकिन ख़याल को जो दोस्तों, वो आपके दक्षिण संगीत में यानी कि कर्नाटक संगीत में ख़याल को क्या कहा जाता है? और इसके बारे में विस्तृत हम लोग देखेंगे, इसके भाग भी देखेंगे। तो देखिए ख़याल को दोस्तों आपको क्या कहा जाता है? ख़याल को कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृति। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं दोस्तों जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वर्णम। ख़याल को क्या कहा जाता है? वर्णम, ठीक है? और ठुमरी को जावली। तो ये इस तरह से जो है आपके प्रश्न जो है आपके बनते हैं कि उसको कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है और दक्षिण संगीत में क्या कहा जा रहा है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये टॉपिक आज का, ठीक है? मैं इसीलिए बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोर्ड पे आप लोग को लिख कर बता रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आपको क्लियर हो सके। तो ख़याल को कृति कहा जाता है या कहीं-कहीं वर्णम भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ख़याल को क्या कहें हम लोग? कृति कहें। देखिए कृति जो होती है दोस्तों, कृति कृति आपके क्या होती है? यह होती है स्वर प्रधान होती है। क्या होती है? स्वर प्रधान गायकी होती है। स्वर प्रधान गायकी है कौन? कृति। कृति जो है वो स्वर प्रधान गायकी है। और कृति की बात कर लें तो कृति की बात कर रहे हैं तो कृति के भी क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3 अंग होते हैं कृति के भी। कौन-कौन सा? वही जो होता है आपका, एक होता है पल्लवी, पल्लवी, उसके बाद होता है अनुपल्लवी, पल्लवी, अनुपल्लवी, और आपका होता है तीसरा चरणम। ये जो आप देखे थे ऊपर में, ऊपर जो आप देखे कौन सा? ध्रुपद के बारे में, यानी कि ध्रुपद को जो पदम कहा जा रहा था, तो उसमें भी ये 3 प्रकार के थे। और यहाँ पे भी आपको कृति में भी 3 प्रकार के, एक पल्लवी, दूसरा अनुपल्लवी और तीसरा चरणम, ठीक है? यह जो है दोस्तों आपको बात कर ले हम कृति की हम बात कर रहे हैं ना, तो कृति जो है दोस्तों यह मध्य, ध्यान रखिएगा, मध्य तथा मध्य तथा द्रुत, मध्य तथा द्रुत लय, ये जो है मध्य तथा द्रुत लय दोनों लयों में गाई जाती है। कौन? कृति। कृति को यहाँ क्या कहते हैं? कृति को भारतीय संगीत में यानी उत्तरी संगीत में जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कृति को ख़याल कहते हैं, ठीक है? कृति को क्या कहते हैं? ख़याल कहते हैं, ठीक है? चलिए अब तो हो गई हमारी 2। अब हम आते हैं कि कीर्तन के बारे में। अब हमारी बारी है कीर्तन, कि कीर्तन को जो है कीर्तन, उसको दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? तो कीर्तन को कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कीर्तन को कीर्तनम, कीर्तनम। बस कुछ नहीं, केवल ये आपके कीर्तनम यानी कि म लास्ट में हलंत लगाकर जोड़ दिया गया है। कीर्तन को कीर्तनम कहा जाता है कहाँ? दक्षिण पद्धति संगीत पद्धति में, ठीक है? कीर्तन तो वहाँ हो जाता है कीर्तनम, बस इतना ही इसमें अंतर है। और देखिए प्रश्न इसमें पूछे भी जाते हैं कि कीर्तन के बारे में, कि कीर्तन का जो प्रश्न पूछा जाता है कीर्तन का, तो इसमें पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की जो कीर्तन है उसका अर्थ क्या होता है? तो महाराष्ट्र के कीर्तन का अर्थ क्या होता है? तो महाराष्ट्र में जो कीर्तन का अर्थ बताया जाता है वो बताया जाता है आपका हरि कथा। क्या बताया जाता है? हरि कथा, ठीक है? कीर्तन का मतलब होता है महाराष्ट्र में हरि कथा। तो यह सब जो है ये प्रश्न जो है पूछा जाता है या पूछा भी गया है। और कीर्तन की बात करें तो कीर्तन जो है आपके वो कीर्तन की बात कर लेते हैं हम, तो कीर्तन क्या है? कीर्तन आपका कैसा है? वो भक्ति, कीर्तन आपका भक्ति रस प्रधान, भक्ति रस प्रधान गीत है, ठीक है? क्या है? भक्ति रस प्रधान गीत है कौन? कीर्तन। तो ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी-छोटी है लेकिन बहुत मोटी-मोटी बातें हैं। देखिए कीर्तन क्या, ऐसा कहा जाता है कि कीर्तन के प्रथम रचयिता जो हैं, ये हमारे जो कीर्तन है, कीर्तन के जो पहला रचयिता हैं, ये आपके प्रथम रचयिता माने जाते हैं कौन? ये आपके माने जाते हैं तलपाकम। कौन? तलपाकम। तलपाकम को कीर्तन के प्रथम रचयिता माना जाता है।
यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका प्रश्न है और यह पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो कीर्तन के प्रथम रचयिता यानी पहली बार जो कीर्तन के रचयिता माने जाते हैं, ये आपके लगभग जो है 13वीं या 14वीं शताब्दी के बीच का बताया जाता है कि ये 13वीं या 14वीं शताब्दी के बीच में जो है मध्य में ये तालपकम जो है ये कीर्तन की रचना किए थे। ये प्रथम रचयिता है। वैसे बता दें कि दक्षिणी संगीत के लिए आपको बता दें कि इसमें त्यागराज, इसमें जो है आपके त्यागराज और मुत्थुस्वामी और मुथुस्वामी मुथुस्वामी त्यागराज और मुथुस्वामी जो हैं वो आपके ये लोग जो हैं बहुत से कीर्तन का रचना किए हैं और ये सब जो है दक्षिण संगीत के जो है ये सब कीर्तन के प्राण माने जाते हैं। कौन? त्यागराज, मुथुस्वामी वगैरह ये सब जो कुछ लोग हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहुत सारा बात होता है इसमें क्या कि हिंदुस्तानी शुद्ध ये सप्तक में जो स्वर होते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे सा होते हैं, रे होता है, रे कोमल भी होता है आपका, रे शुद्ध होता है, ग कोमल भी होता है, ग शुद्ध शुद्ध भी होता है। तो दोस्तों यहाँ तो हम लोग जो कह रहे हैं तो, लेकिन दक्षिण संगीत में क्या है कि थोड़ा थोड़ा नाम जो है उसका भिन्न है। यहाँ हम कोमल रे के नाम से जान रहे हैं तो वहाँ कुछ और हो जाता है। तो यहाँ हम शुद्ध रे बोल रहे हैं तो वहाँ दक्षिण संगीत में कुछ और हो जाता है। तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कर्नाटकी पद्धति में जो आपका होता है शुद्ध रे, ठीक है, शुद्ध रे कर्नाटकी पद्धति में जो है आपका शुद्ध रे, उसको दक्षिण संगीत पद्धति में शुद्ध रे को दक्षिण संगीत पद्धति में उसको क्या कहा जाता है? तो दक्षिण संगीत पद्धति में जो है शुद्ध रे को क्या कहा जाता है? तो शुद्ध रे दोस्तों यह सब जो है इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है ये सब पूछे भी जाएंगे आपसे। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है शुद्ध रे को आपको कहा जाता है क्या? शुद्ध रे की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम कुछ ये नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये आपका शुद्ध रे है, शुद्ध इसको समझिएगा। इसको क्या कहा जाता है दक्षिण संगीत में? इसको कहा जाता है चतुश्रुति रे। क्या कहा जाता है? चतुश्रुति चतुश्रुति रे। ठीक है, इसको चतुश्रुति रे कहा जाता है, या फिर इसको शुद्ध ग भी माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? शुद्ध गंधार भी कहा जाता है। किसको? ये हमारे जो भारतीय संग यानी उत्तरी भारतीय संगीत के जो रे हैं उसको दक्षिण में चतुश्रुति रे या शुद्ध ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात। अब आगे देखिए, ये तो हो गई रे की बात। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे कर्नाटकी पद्धति में जो है तीव्र म को क्या कहा जाता है? देखिए जैसे हमारे कर्नाटकी पद्धति में हमारे जो है यहाँ पे क्या कहा जाता है? तीव्र म होता है, लेकिन कर्नाटकी पद्धति में इसी तीव्र म को क्या कहा जाता है, यही जवाब देना है। तो तीव्र म हमारे यहाँ होता है लेकिन उनके यहाँ क्या होता है? तीव्र म नहीं होता है। तीव्र म जो है हिंदुस्तानी संगीत सब, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र म को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? तो उसको वहाँ कहा जाता है दोस्तों आपको तीव्र म को प्रति म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति म। तो ठीक है, तीव्र म को याद रखना है, प्रति म कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखिए, अगला देखिए, रे के बारे में जान गए, म के बारे में जान गए। अब जानते हैं कि कोमल ग, जो हमारा कोमल ग होता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, उसको हम लोग कर्नाटकी में क्या कहते हैं? कोमल ग की बात हो रही है, नीचे हम लगा दिए हैं कोमल वाली चिन्ह। तो कोमल ग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पष्ट षष्ठ श्रुति रे। इसको क्या कहा जाता है? स, ये आपका मूर्धन्य स लगा रहे हैं। ठीक है, इसको लगा रहे हैं षट श्रुति रे। ठीक है, वो हम लोग क्या देखे थे? उसको चतुश्रुति रे बोल रहे थे। किसको चतुश्रुति रे बोल रहे थे? हम शुद्ध रे को। लेकिन यहाँ कोमल ग है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? षट श्रुति रे। ठीक है, तो इसको हम षट श्रुति रे के नाम से। और दोस्तों इसका आप लोग को बता दूं कि इसका एक नाम और भी है। इसको और क्या कहा जाता है? कोमल ग को वहाँ क्या कहा जाता है? कोमल ग को आपको साधारण ग भी कहा जाता है। साधारण ग। ठीक है, ये आपका जो है दक्षिण संगीत पद्धति में षट श्रुति रे या फिर आपका साधारण
ग भी कहा जाता है हिंदुस्तानी संगीत के कोमल ग को। तो ये सब याद कर लीजिएगा, कहीं नोट्स बना के आप नोट्स टाइप का लिखिए, बहुत मजा आएगा, उसको फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई बात हमारी कोमल ग की। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अब शुद्ध ध की। कौन सी, अब बात करने वाले हैं शुद्ध ध, ठीक है, शुद्ध धैवत की बात करने वाले हैं। तो शुद्ध धैवत को यानी शुद्ध ध को जो है आपको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में तो शुद्ध ध हुआ, कर्नाटकी में उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको कहा जाता है शुद्ध ध को, वहां पे कर्नाटकी में क्या कहा जाता है, शुद्ध आपका शुद्ध क्या कहा जाता है, शुद्ध नी कहा जाता है, शुद्ध निषाद, ठीक है। या फिर चतुश्रुति ध, या फिर आपको क्या कहा जाता है, अगला है क्या इसको कहा जाता है, चतुश्रुति ध, ठीक है, चतुश्रुति ध कहा जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे, चतुश्रुति ध कहा जाता है इसको, और शुद्ध निषाद कहा जाता है किसको, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शुद्ध धैवत को, ठीक है। आप लोग लिखावट पे बिल्कुल नहीं जाइए, बस जो बोल रहे हैं, बोलने की जो भावना है, समझाने का जो तरीका है, बस उस पर आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर गौर से आप सुन भी लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, शुद्ध धा की तो बात हो गई। अब देखते हैं कि कर्नाटक पद्धति में कोमल निषाद को क्या कहा जाता है। मान लीजिए ये आपका जो है कोमल निषाद है, कोमल नी है आपका हिंदुस्तानी में, तो कर्नाटकी में उसको क्या कहा जाएगा, कोमल निषाद को। तो कोमल निषाद की बात कर रहे हैं हम, देखिए कोमल लगा दिए हैं, जो शुद्ध होता है उसके आगे हम शुद्ध लिख भी देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वहां पे षट श्रुति, ध्यान रखिएगा, षट श्रुति ध, षट श्रुति धैवत, उसको वहां क्या कहा जाता है, कोमल, हमारे हिंदुस्तानी में कोमल नी होता है, लेकिन वहां पे षट श्रुति धैवत कहलाता है। या फिर आपका, या फिर दूसरा नाम है इसका, दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम है कैसिक, कैसिक नी या कैसिक निषाद, ठीक है, उसका दूसरा नाम है कैसिक नी या कैसिक निषाद। तो हम लोग नी बोलते हैं कोमल नी, और वहां बोलता है कैसिक निषाद या षटश्रुति ध। तो यह आप बनाकर जो है बिल्कुल नोट्स एक अच्छे से लिख लीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कर्नाटकी पद्धति में शुद्ध ग, यानी जो शुद्ध ग होता है हमारा, वो कर्नाटकी पद्धति में शुद्ध ग को क्या कहते हैं। तो जो शुद्ध ग है दोस्तों, जो शुद्ध ग है उसको कर्नाटकी पद्धति में क्या कहते हैं, तो शुद्ध ग को क्या कहते हैं, अंतर, अंतर ग या अंतर गंधार, ठीक है, अंतर ग या अंतर गांधार कहते हैं, ठीक है। कोमल नी के बारे में बता दिए, ये शुद्ध ग है हमारा, तो शुद्ध ग को वहां क्या कहते हैं, अंतर गंधार कहते हैं, ठीक है। अब आइए आगे आगे देखते हैं, ये तो हो गई। अब कर्नाटकी संगीत में कोमल ध को, यानी कि ध जो आपका कोमल होगा उसको क्या कहते हैं। तो आपके कोमल ध को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं, तो यहाँ का जो कोमल ध होता है वहां पे जाके आपको शुद्ध ध हो जाता है, क्या हो जाता है, शुद्ध ध कहते हैं उसको, ठीक है, क्लियर है। कोमल ध तो वहां पे आपके शुद्ध ध, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि कर्नाटकी पद्धति में शुद्ध नी को, शुद्ध नी दोस्तों अगला प्रश्न है, जो आगे हम टॉपिक जो बता रहे हैं कि शुद्ध जो है नी, हमारे यहाँ का शुद्ध नी जो है उसको कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं। तो शुद्ध नी को आप लोग जानते ही होंगे कि क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काकली नी, काकली नी या काकली निषाद, ठीक है, काकली नी या काकली निषाद। देखिए अंतर्गंधार, जैसे कि शुद्ध ग को अंतर्गंधार और शुद्ध नी को काकली निषाद, तो अंतर्गंधार और काकली निषाद ये दोनों जो है आपको याद रखना है। और यही जो है विकृत स्वर जो है वह माने हैं वहाँ के कौन, वेंकटमुखी, जिनकी जिनकी वो जो पुस्तक है, क्या बोलते हैं उसको, चतुर्दंडी प्रकाशिका, उन्हीं की पुस्तक है। उसी में वेंकट मुखी ने अंतर्गंधार और काकली निषाद दो स्वर विकृत माने हैं,
ठीक है। अब देखिए, अब तो हो गया ये अब आपके स्वर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो जैसे कि आपको बता दिए कि ध्रुपद जो है आपका, ध्रुपद को वहाँ पे क्या बोला जाता था? पद्म बोला गया। ध्रुपद को क्या कहा जाता कहा गया? पद्म कहा गया। उसके बाद फिर ख़याल जो है आपका, ख़याल को कृति कहा गया। ठीक है, ख़याल को कृति कहा गया। और अब एक है आपका, जैसा कि जिसका चर्चा हम कर रहे थे कि आपके ठुमरी को क्या कहा जाता है? ठुमरी को क्या कहा जाता है? तो ठुमरी को दक्षिण में है जो दोस्तों आपके, वो क्या कहा जाता है? ठुमरी को दक्षिण में जावली कहा जाता है। तो ठीक है, ठुमरी को क्या कहा जाता है? जावली। आपके उत्तर भारतीय संगीत में ठुमरी और दक्षिण भारतीय संगीत में जावली। ठीक है, तो यह सब जो है बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, यह जो है आपको याद रखना है। देखिए, वर्णम के बारे में बात कर लें आपको। वर्णम जिसका मैं जिक्र किया था कि वर्णम भी उसको कहा जाता है, कहीं पे ख्याल को वर्णम। तो देखिए, वर्णम जो है वो कर्नाटकी गायन की क्या है? एक विधा है। और उसके जो है कितने प्रकार माने गए हैं वर्णम के? तो वर्णम के भी दोस्तों देखिए, वर्णम के आपको कितने प्रकार मिलेंगे? वर्णम के 4 प्रकार मिलेंगे। आपसे प्रश्न पूछ भी दिया जाएगा कि वर्णम के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्णम के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा चौक वर्णम। कौन सा? चौक वर्णम। नोट कीजिएगा, चौक वर्णम। दूसरा आपका हो जाएगा पदवर्णम। दूसरा आपका पदवर्णम। तीसरा आपका तान वर्णम। तीसरा आपका तान वर्णम। ठीक है, तान वर्णम। और चौथा आपका हो जाएगा ध्वरु वर्णम। कौन सा? ध्वरु वर्णम। तो ये आपके हो गए वर्णम के प्रकार। ठीक है, वर्णम के प्रकार। और एक चीज आप जानिए कि इसमें जो है दोस्तों आपके, जैसे कि हिंदुस्तानी जो संगीत पद्धति है, यहाँ होता है आपका साहित्य। यहाँ क्या चलता है? यहाँ चलता है आपका साहित्य। ठीक है, इस साहित्य को दक्षिण संगीत पद्धति में क्या कहा जाता है? तो साहित्य को दोस्तों, साहित्य को अगर बात कर लें तो इसको क्या कहा जाता है दक्षिण में? मातु कहा जाता है। ठीक है, हाँ, एक नाम याद आ गया और, धातु मातु का। तो पता है धातु मातु, धातु किसको कहते हैं? तो जो स्वर होता है हमारा, स्वर, उसको दक्षिण में क्या कहा जाता है? धातु। और साहित्य को मातु। तो यह धातु मातु याद रखिएगा कि साहित्य को, स्वर को धातु और साहित्य को मातु। ठीक है, तो दोस्तों यह सेशन के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका आपको पसंद आया, कितना आप लोग समझ पाए? तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। और सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लोग शेयर भी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि शेयर करने के लिए मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन आज कह रहा हूं कि शेयर भी आप लोग करते रहिए, ताकि और लोग जो है रेगुलर, आप लोग के पास जो है वीडियो तो हम दे ही रहे हैं और रेगुलर आप लोग को रिवाइज करवा भी रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, सारे देखिए, सब कुछ देखिए दोस्तों। आपको सब कुछ मैं भी करवाऊंगा, बस रिवीजन करवाने का जो तरीका मेरा होता है वो तरीका से मैं आपको बहुत आसानी से आपके माइंड तक पहुंचा दूंगा। तो ठीक है, सेशन के बारे में दोस्तों कमेंट करके जरूर लिखिए कि सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।